Good morning, students. Okay, now this video is for class 11th, chapter 7th, sources of business finance, and this topic is retained profit earning, owners fund, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग मीन्स क्या होता है? रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग मीन्स होता है जब बिज़नेस में कोई प्रॉफिट हम गेन करते हैं तो गेन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका कुछ पोर्शन हम शेयर होल्डर्स को, कुछ डिबेंचर्स होल्डर को, कुछ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दे देते हैं, कुछ अपने क्रेडिटर्स को दे देते हैं, कुछ हमको सामान लेना होता है तो डेली वर्किंग यूज़ के लिए रखते हैं। वैसे ही कुछ पैसा हम अपने पास एज अ सेविंग रखते हैं। तो अगर मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि हमारे फादर हैं, उनकी कोई इनकम हुई है, फिर उनको सैलरी मिली, तो वो क्या करेंगे? वो पहले घर के लिए सामान खरीद के लाएंगे, यानी राशन का, दूध का हिसाब निकाल देंगे। दूध का हिसाब निकालने के बाद बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि डेली, यानी सब्जी है, राशन है, ऐसे सब खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है, अब वो सोचते हैं ऐसे बच्चों की फ़ीस जमा कर दें, जमा करने फीसेस या फिर बुक्स दिला दें, या फिर मतलब कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद जो पैसा बचता है उसे आप क्या करते हो? उसे आप मेनली कोई भी इंसान सेव करता है। क्यों? जिससे कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो, कोई भी हम ऐसा कुछ हो जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आज प्रेजेंट में, तो उस चीज़ को झेलने के लिए हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए। तो अब हमारे फादर ने क्या किया, उसको सेविंग के तौर पे सेव कर दिया या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि हमने क्या किया, फ़िक्स डिपॉज़िट कर दिया, या हमने कोई लैंड ले लिया, हमने कोई असेट ले लिया, जैसे कि हम कल को हमें कोई अनसर्टेनिटी हो तो हम उसको बेच के पैसा मिल जाए और हम वो जो हैपनिंग हो गई उसको किस तरह से कॉम्पनसेट कर पाएँ। तो वैसे ही बिज़नेस में रिटेन प्रॉफिट होता है। अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो हम सारा पैसा खर्च ना करके कुछ पोर्शन उसका एज अ सेविंग अपने पास रिटेन यानी कि बचा के रख लें, जिससे कि कल को कोई लॉस हो, हमको कल को कोई भी किसी भी तरह का हमको लॉस हो तो उसको हम झेलने के लिए, उसको हम बियर करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, उस फंड का, उस अर्निंग का इस्तेमाल हम कर सकें। तो बेसिकली इसका पॉइंट ये कहता है, जैसे मान लो हमको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो 10,000 का 5% हम निकाल के हमने सेविंग कर दी। रिटेन करने के बाद जो पैसा बचा, दैट इज़ रेसिडुअल अमाउंट। तो रेसिडुअल को हम क्या करते हैं, हम उसको लोग अपने जो भी देनदार हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, उनसे पैसा उधार लिया है तो उनको निपटाने के लिए, कोई असेट लेना है उसके लिए, तो हम ऐसे करके वो पैसे खर्च कर देते हैं, पर हम कुछ पैसा एज अ रिटेन अर्निंग रख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अगर हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं तो मान लो कोई अनसर्टेनिटी हुई नहीं 10 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक, मान लेते 5 साल तक कोई नहीं, तो उस पैसे का आप क्या करा जाएगा? उस पैसे का हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिटेन अर्निंग सिर्फ रिस्क को बियर करने के लिए, लॉस बियर करने के लिए नहीं होती है। जो हम रिटेन अर्निंग होती है वो इस तरह से भी होती है कि हमको मान लो बिज़नेस को बढ़ाना है, बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, डेवलप करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर रिटेन प्रॉफिट जो हमारा बहुत साल तक या 5 साल 10 साल जो वटेवर ईयर जितने साल तक वो यूज़ नहीं हुआ है, हमें क्या करना है उसके लिए हमें तैयार रहना है कि ये पैसे को हम उस जगह लगा सकें। यानी कि रिटेन अर्निंग सिर्फ लॉसेस के लिए नहीं होती है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द इफ़िशियंसी ऑफ, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी होती है। यानी एक तरह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपने पैसा बचा के रखा है तो अनसर्टेनिटी के अलावा आप उससे कुछ फ्यूचर में गोल्ड खरीद सकते हैं। आप फ्यूचर में अपने कोई बड़ा असेट है, जैसे आपको बड़ा टीवी चाहिए, बड़ा एसी लगाना है, बड़ा घर बनाना है, तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जो एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है विदाउट यूजिंग इट, तो आप उसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट। तो ये रिटेन अर्निंग का बेसिक कंसेप्ट है। अब आते हैं बुकिश पे। रिटेन प्रॉफिट आर ऑल्सो नोन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक यानी कि अपने प्रॉफिट को बनाते रहना, उसको सींचते रहना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को गाड़ते हैं तो प्लॉइंग करते हैं, यानी कि हमने इसको लगा दिया है प्लांट को, अब प्लांट धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, रिटेन करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं। कॉमन रिटेन अर्निंग इन सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व और सरप्लस। ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि अगर रिटेन अर्निंग को छोटी भाषा में कहा जाए तो प्लॉइंग बैक ऑफ बिजनेस यानी प्रॉफिट के किसी हिस्से को बचाना,
रिटेन करना अर्निंग को, जो हमारे पास अर्निंग है उसको रिटेन करना। सेल्फ फाइनेंसिंग यानी अपने आप को, और इंटरनल फाइनेंसिंग यानी कि अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करना। एंड रिजर्व और सरप्लस यानी कि पैसा हमारे पास इस पोर्शन पे रखा है, यानी फ्यूचर में किसी भी तरह का हमको लॉस होगा तो हम रिजर्व और सरप्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पेइंग सैलरी, फॉर चेजिंग आर एक्सपेंडिचर, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। Retained earning refers to undistributed profit after payment of dividend and taxes. It provides the basis of expansion and growth of company. It is considered the most important source of finance since it is internally generated. This method of financing is known as self-financing. ये बता रहा है कि रिटेन अर्निंग को रिफर्स करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स, यानी कि रिटेन अर्निंग कब आप बचा सकते हैं, आप तब बचा सकते हो जब आपके पास कोई ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा बचे जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ, कहाँ पर, डिविडेंड और टैक्सेस पे करने के बाद, यानी कि अगर डिविडेंड और टैक्सेस आपने पे कर दिए, यानी कि अपनी लायबिलिटीज़ आपने पूरी कर दी है, अब आप उस जो पैसा बचा है उसको आप सेव कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये एक तरह से कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में मदद करता है। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है क्योंकि ये आपके हाथ में हो, यानी कि यहाँ पर आपके पास, आपके दिमाग में जनरेशन होता है कि हमको बचाना चाहिए। इफ़ वी सेव देन वी आर सेफ, यानी कि अगर हम सेव करते हैं, पैसा बचाते हैं, तो फ्यूचर में हम क्या है, सेफ़ हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता अपनी पोजीशन से। दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज़ नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी कि इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। अब इनके फीचर्स देखिए क्या क्या हैं। पहला, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि एक तरह से ये आपको सपोर्ट करता है, जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर आपको एक तरह से सपोर्ट किया जाता है रिटेन अर्निंग से कि आपको फ्यूचर में जो भी डाइवर्सिफिकेशन है, जो भी डाइवर्सिटी है, या जो भी लॉसेस है या मिस हैपनिंग है जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उन सब से बचने के लिए आपको एक तरह से सिक्योरिटी देता है कि आप अपने पास पैसा अरेंजमेंट करने की मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप पैसा पहले से जो सेव कर रहे हैं आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर चेजिंग योर अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक तरह से आपको बचाना। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली, टू सेव इन प्रेजेंट टू सेव इन फ्यूचर, यानी कि अगर आप अभी अपने आप को सेव कर रहे हो, यानी कि बचा रहे हो पैसा, तो आगे जाके आप हमेशा सुरक्षित रहोगे, यानी कि सिक्योरिटी में रहोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। आपने फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करना चाहा है, तो जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो अगर वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है तो रिस्क का जो कॉम्पनसेशन है वो किससे होता है, वो फाइनेंस से होता है। तो अगर आपने कहीं पर पैसा बचा के रखा है और किसी वजह से जो आपने नए प्रोजेक्ट लगाया है उसमें कोई भी रिस्क फैक्टर होता है, तो उसको आप पुराने सरप्लस से या पुराने रिटेन अर्निंग से सेव कर सकते हो। तो सिंपल सेंटेंस में कहा जाए कि एक तरह से आपके इनोवेटिव प्रोजेक्ट में या जो भी रिस्क है आपके, जो भी फंडिंग्स है आपकी, जो भी रिसर्च एक्सपेंशन, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके नए नए, उनसे अगर आपको बचना है, उनके रिस्क से अगर आपको बचना है, तो आपको पैसा अगर आप सेव रखते हो तो आप पूरी तरह से सेफ्टी या सिक्योरिटी से रहते हो। नेक्स्ट आते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, रिटेन अर्निंग इज़ कंसिडर्ड एज अ ओनरशिप फंड। ये एक तरह से ओनरशिप फंड मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में कहा जाए तो ओनरशिप फंड मतलब होता है जो इसका ओनर है, यानी कि जिसका कंपनी है वो अपनी कंपनी में कुछ पैसा बचा रहा है, तो इसे कहते हैं ओनरशिप फंड, यानी कि उसका पूरा अधिपत्य किस पे है, ओनर पे है। इट सर्व द पर्पज़ ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसको आप इस फंड को यूज़ कर सकते हो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के तौर पे, यानी कि अगर आपकी धीरे धीरे रिटेन अर्निंग आपकी बढ़ती जा रही है, यानी कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आपकी कहीं पर भी अर्निंग इस्तेमाल नहीं हुई है और कहीं पर भी प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो होगा क्या, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी एंगल से आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी रिटेन अर्निंग सफिशेंट है उसको यूज़ करने के। नेक्स्ट, conversion into ownership fund. The surplus retained earning can be converted into shares capital by issue of bonus share.
इन इशू ऑफ बोनस शेयर देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश. Investor too are benefited by the issue of share free of cost. यानी कि आप जो भी आपका फंड है यानी कि रिटेन अर्निंग है, जो भी आप पैसा सेव कर रहे हो उसको आप रिटेन अर्निंग को कन्वर्ट कर सकते हो शेयर कैपिटल के तौर पे एज बोनस कैपिटल, यानी कि आप बोनस कैपिटल के तौर पे या बोनस शेयर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो. मगर ये कैसा पैसा जो है, ये जो आपने सेव करके रखा है, ये बाहर नहीं जाएगा. ये आपके इन्वेस्टर जो भी आपके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं, यानी कि शेयर को इशू फ्री ऑफ कॉस्ट करके उनको इसका बेनिफिट दे सकते हैं. तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओनरशिप फंड में. नेक्स्ट आते हैं नॉट डिपेंडेबल सोर्स. ये कोई डिपेंडेबल सोर्स नहीं है. एज अ इंटरनल सोर्स दिस इज़ मोर डिपेंडेबल दैन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डिपेंड ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट कंडीशन एट्सेट्रा. ये बोल रहा है कि एक तरह से ये बहुत ही डिपेंडेबल है. डिपेंडेबल यानी कि ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो. तो अगर आप ये सोचें कि आप बाहर से पैसा लेके काम चला सकते हो, आपको रिटेन अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, तो बाहर के लोग आपकी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करेंगे व्हेन दे आर इंटरेस्टेड. अगर वो इंटरेस्टेड हैं तभी वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. तो ये डिपेंड करता है उनकी प्रेफरेंसेस पे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते. मगर अगर आपने हर साल अपनी रिटेन अर्निंग कर रखी है तो आपको किसी पे भी डिपेंड होना नहीं पड़ेगा. आप खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरनल सोर्स के तौर पर अपने पास कुछ ना कुछ फ़ंड एकत्रित कर रखा है. देन आते हैं नेक्स्ट नो इंटरफेरेंस. नेक्स्ट नो इंटरफेरेंस यानी कि जो भी रिटेन अर्निंग आप करते हो देयर इज़ नो इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ शेयर होल्डर. रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल. यानी कि जो आपके पास रिटेन अर्निंग है वो किसी भी एंगल से, किसी भी तौर पे, किसी के भी शेयर होल्डर का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता. यानी कि अगर वो पैसा देके नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ाना चाहे तो इससे उनका कोई मतलब नहीं होता. यानी कि अगर आप चाहो कि अब आप कंपनी अच्छी स्ट्रांग हो रही तो आप नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा बढ़ा लो अपने एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर, तो ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि रिटेन अर्निंग में किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपका खुद का पैसा होता है. एज अ ओनर आपका खुद का पैसा है जिसको आप बचा के रख रहे हो, तो इसमें रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होता है. तो शेयर का जो मेन टॉपिक है उसमें क्या है कि देयर इज़ मोर रिस्क. तो जब रिटेन अर्निंग में कोई रिस्क नहीं है तो वाई शुड वी गिव टू शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स को हम किसी भी तरह से इसमें इंटरफेयर नहीं करने देते. जो कंपनी में रिटेन अर्निंग हो रही है उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता. एक सर्टेन ही हिस्सा आप फंड के तौर पे सेव कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है रिटेन प्रॉफिट ऑब्लिक अर्निंग, ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो ये एक तरह समझ लीजिए कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि कंपनी जब खुद ही इतना इंडिपेंडेंट बन जाएगा कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे जैसे कंपनी बिग होती है ज़रूरतें बढ़ती हैं, मगर अगर आप रिटेन अर्निंग करके रखते हो तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा हाथ नहीं फैलाना पड़ता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी सेविंग्स है कि आप उनको इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो. तो रिटेन अर्निंग एक तरह से बहुत अच्छी तरह की फैसिलिटी है जो कि कंपनीज़ के पास होती है फॉर सेविंग देयर ओन कंपनीज़. जैसे कि हम अपने घर में अगर सेविंग रखें, फिक्स डिपॉजिट करें, सेविंग रखें, तो एक तरह से हम फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. तो हम किसी एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करते. उसी तरह से ये टॉपिक भी है कि ये एक तरह से ऐसा फ़ंड है जिसको बिल्कुल भी टच किए बिना अगर हम सेव करते जाएंगे तो वो फ्यूचर एक्सपेंशन में या फ्यूचर में कोई रिस्क हो, कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी हो जो कि एक्सपेक्टेड ना हो आज, तो हम उसको फ्यूचर में रिटेन अर्निंग के तौर पे उसको के बेस पे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर आप इसमें देखें जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR. ये भी ओनर्स फंड और लॉन्ग टर्म फंड है. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आप लोग अभी तक जितने मैंने टॉपिक्स बोले उसको अच्छी तरह से कंसीडर करिए. जितना हो सके वीडियोस को बार बार देखिए जिससे कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर होता जाए. कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको आगे केस स्टडी, जब हम लोग चैप्टर के ख़त्म होने पे केस स्टडी उठाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जितना हो सके
बुक्स में जो नोट्स आप बना रहे हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि अपनी लैंग्वेज में भी बनाइए। एग्जांपल्स दे दे के, बुक्स को पढ़ के, नोट्स को पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाइए। तो अगर आप खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में फीड अप होता जाता है। थैंक यू।